हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना 11वां लेसन मध्यकाल के दौरान सामाजिक धार्मिक जीवन इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे मध्यकाल में नारी की दशा का वर्णन कि नारी की स्थिति कैसी थी मध्यकाल में। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है, तो हम यही क्वेश्चन करेंगे इसमें और एक भक्ति आंदोलन वाला करेंगे। तो आज हम ये करेंगे नारी की स्थिति की मध्यकाल में नारी की स्थिति कैसी थी। किसी भी देश जाति और समय में नारी की सामाजिक स्थिति समाज के स्तर का सूचक होती है। इस दृष्टि से प्राचीन भारत में नारी की स्थिति श्रेष्ठ कही जा सकती है, क्योंकि वे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेती थी। वे राजनीति में भी भाग लेती थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की भी सुविधा थी। मध्य युग में भारत में मुसलमानों के आने और उनके साथ संपर्क होने के कारण भारतीय नारी की स्थिति में गिरावट आ गई थी। इस समय में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, जौहर जैसी बहुत सारी कुप्रथाएं भी नारी समाज में घुस गई थी। नारी भोग विलास की वस्तु समझे जाने लगी थी। इस प्रकार मुगल काल में नारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। हम नारी से संबंधित अलग अलग विषयों को इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है हरम या रहनिवास। मुगल शासनकाल में उस स्थान को हरम कहा जाता था जहां शासकों की जो राजा होते थे उनकी पत्नियां और रखैल वहां रहती थी। अकबर के हरम में बेगमों और रखैलों की संख्या 5000 थी। जहांगीर तथा शाहजहां के रहनिवास में भी हजारों स्त्रियां थीं। औरंगजेब के काल में इनकी संख्या घटकर 200 हो गई थी। इस युग में विलासिता इतनी बढ़ गई थी कि मुगल सैनिक अभियानों में भी बड़ी संख्या में स्त्रियों को अपने साथ ले जाते थे। दूसरा है पर्दा प्रथा। मुसलमान अपने साथ पर्दे की प्रथा लाए। मुसलमानों का अनुकरण करते हुए हिंदू औरतों को भी अपनी इज्जत आबरू की रक्षा के लिए पर्दे की प्रथा को अपनाना पड़ा। मुसलमान स्त्रियों में पर्दे की प्रथा का पालन कठोरता से किया जाता था। अकबर जैसे उदारवादी सम्राट ने भी आदेश जारी किया था कि यदि कोई नवयुवती किसी बाजार या गली में बिना पर्दे के घूमती है तो उसे वेश्यालय में छोड़ दिया जाए। यदि कोई मुस्लिम महिला किसी कारणवश थोड़े से समय के लिए भी बुर्का हटा लेती थी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे। राजपूत परिवारों में पर्दे की प्रथा का प्रचलन कम था। राजपूत स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक बिना पर्दे के शिकार करने जाती थी तथा युद्ध भूमि में भी जाती थी। दक्षिण भारत की मुस्लिम स्त्रियां भी बुर्का नहीं पहनती थी। विजयनगर साम्राज्य में केवल घरेलू स्त्रियां ही पर्दा करती थी। मुस्लिम स्त्रियों के विपरीत ज़्यादातर हिंदू स्त्रियां सिर से पांव तक पर्दा नहीं रखती थी। वे केवल अपने सिर पर दुपट्टा रखती थी। जो छोटे परिवार थे, निम्न परिवारों की स्त्रियों में पर्दा का प्रथा का प्रचलन नहीं था। वे घर के भीतर तथा बाहर अपने पति के साथ सभी कार्यों में बिना पर्दे के भाग लेती थी। अगला है कन्या जन्म अशुभ। कन्या के जन्म को अशुभ मानते थे। मुगल काल में राजपूत परिवारों में लड़की का जन्म होना अशुभ माना जाता था। एक राजपूत अक्सर कहता था कि जिस दिन उसे लड़की पैदा होगी वह दिन बहुत ही अभाग्यशाली होगा। लगातार कन्या को जन्म देने वाली स्त्रियों को कई बार तलाक भी मिल जाता था। शाही परिवारों में भी लड़के और लड़कियों के बीच भेद किया जाता था। राजकुमार के जन्म होने पर पूरा राज्य खुशियां मनाता था, जबकि लड़की के जन्म होने पर केवल उसकी माता ही खुशी मनाती थी। राजपूतों के एक छोटे से वर्ग में कन्यावध की प्रथा भी प्रचलन थी। अगला है बाल विवाह। वह पिता बहुत भाग्यशाली होता था जिसकी पुत्री का विवाह 9 वर्ष की आयु में हो जाए।
छोटी आयु में विवाह होने के कारण लड़के तथा लड़की को अपना जीवन साथी चुनने की कोई छूट नहीं होती थी। इस युग में ऐसे विवाहों की संख्या भी बढ़ी जिनमें लड़की की आयु लड़के से काफ़ी अधिक होती थी, जिसके कारण अकबर को ऐसी शादी को अवैध घोषित करना पड़ा जिसमें लड़की की उम्र लड़के से 12 वर्ष से अधिक हो। अकबर ने लड़कियों को माता पिता के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से शादी करने की छूट देने की कोशिश भी की। अकबर ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष निश्चित की थी। उच्च वर्ग के राजपूत परिवारों की लड़कियों को अपना पति चुनने की छूट थी। अगला है बहुविवाह। मुगल शासक, अमीर वर्ग, हिंदू राजा और प्रमुख सरदार अपने सामर्थ्य के अनुसार एक से अधिक विवाह करते थे। अकबर के इबादत खाना में उलेमा वर्ग ने निर्णय दिया था कि एक मुसलमान निकाह द्वारा 4 तथा मुताह द्वारा कितनी भी स्त्रियां रख सकता है। मुगल हरम में रखैलों की संख्या हजारों होती थी। विवाहिता पत्नियों में पहली विवाहित पत्नी की प्रधानता होती थी। मुगल हरम में जो बेगम सम्राट पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेती थी उसी इसकी प्रधानता रहती थी। नूरजहां तथा मुमताज इसके उदाहरण हैं। अगला है एक पत्नी प्रथा। हिंदू व मुस्लिम समाज के साधारण वर्ग के लोग केवल एक विवाह करते थे। पहली पत्नी के बांझ होने की स्थिति में ही दूसरा विवाह किया जाता था। अगला है सती प्रथा। हिंदू समाज में सती प्रथा का प्रचलन पहले से ही था। सती होना मृत पति के प्रति त्याग का उदाहरण माना जाता था, लेकिन कई बार सती होने वाली स्त्री को अपनी इच्छा के विरुद्ध परिवार के सदस्यों के दबाव में आकर भी सती होना पड़ता था। मुगल कालीन राजपूत परिवारों में इस प्रथा का प्रचलन ज़्यादा था। इस काल में आने वाले लगभग सभी विदेशी यात्रियों ने इस प्रथा का विवरण दिया है। अकबर ने आदेश जारी किया था कि बिना इच्छा के किसी स्त्री को सती होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जहांगीर ने भी इसके विरुद्ध आदेश निकाले थे। अगला है जौहर प्रथा। सती प्रथा की तरह राजपूत महिलाओं में सामूहिक रूप से चिता में जल जाने की प्रथा भी प्रचलित थी, जिसे जौहर व्रत कहा जाता था। युद्ध में अपने पति की मृत्यु के बाद अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ये स्त्रियां जौहर करती थीं। अगला है दहेज प्रथा। मुगल कालीन हिंदुओं तथा मुस्लिम समाज में दहेज प्रथा प्रचलित थी। अमीरों में इस प्रथा का बड़ा प्रचलन था। ब्राह्मण जाति इस कुप्रथा से मुक्त थी। उस समय विदेशी यात्रियों ने इस घटना की चर्चा की है। राजा भगवान दास ने सलीम के साथ अपनी पुत्री के विवाह पर लाखों रुपया दहेज में दिया था। जफर खां रोशन उदौला ने अपनी पुत्री के विवाह पर 60 लाख रुपया खर्च किया था। सामान्यतः वर पक्ष को दहेज दिया जाता था, परंतु बिहार तथा उत्तर प्रदेश में स्त्री दहेज प्रथा भी प्रचलित थी। अगला है पत्नी के रूप में महिला की स्थिति। बचपन में लड़की अपने माता पिता के संरक्षण में रहती थी और विवाह के बाद उसकी सास का नियंत्रण होता था। सास की आशाओं पर खरी न उतरने वाली स्त्रियों को मुस्लिम समाज में तलाक दे दिया जाता था, जबकि हिंदू समाज में उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती थी। लेकिन सास के अधिकार से अलग होने पर महिला घर की मुख्य कार्यकारी बन जाती थी। अगला है विधवाओं की स्थिति। मुस्लिम समाज में विधवाओं की स्थिति हिंदुओं की अपेक्षा अच्छी थी। वहाँ विधवा विवाह मुस्लिम समाज द्वारा मान्य था। हिंदुओं में कुछ छोटी जातियों को छोड़कर विधवा विवाह वर्जित था। विधवा के सामने 2 ही विकल्प थे। पहला, वह आजीवन अपमानित होकर रहे और दूसरा, अपने पति के साथ जलकर सती हो जाए। अगला है माता के रूप में नारी की स्थिति। माँ के रूप में एक स्त्री की समाज में सम्मानजनक स्थिति थी। हालांकि लड़की, दुल्हन और विधवा के रूप में उसकी स्थिति अपमानजनक थी। उस समय के स्रोतों से पता चलता है कि मुगल बादशाह अपनी माँ का सम्मान करते थे। जब वे अपनी माँ के पास जाते थे तो वे सजदा और तस्लीम करते थे। अपने जन्मदिन पर मुगल बादशाह अपनी बेगमों और अमीरों के साथ अपनी माँ का आशीर्वाद लेने जाते थे। अगला है स्त्रियों के वित्तीय अधिकार।
एक मुस्लिम महिला को विवाह के बाद भी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार था, जबकि हिंदू लड़की शादी के बाद भी पिता की संपत्ति की अधिकारी नहीं होती थी। मुस्लिम महिला को मेहर द्वारा संपत्ति अधिकार मिले थे, जबकि एक हिंदू महिला को अपने पति के पिता की संपत्ति की भी अधिकारी नहीं होती थी। अगला है वेश्याओं की स्थिति। मुगल काल में गायिकाओं और वेश्याओं का अलग से वर्ग था। वे अपनी कला द्वारा अनेक अवसरों पर शाही दरबार में और अमीरों के यहाँ मनोरंजन करती थी। विवाह, जन्म और अन्य पर्वों पर अमीर वर्ग के लोग वेश्याओं को बुलाते थे। अकबर ने नगर के बाहर वेश्याओं का एक मोहल्ला बना दिया था तथा इनका नाम शैतानपुरी रखा था। गोलकुंडा नगर में 20,000 वेश्याएं दरोगा के रजिस्टर में दर्ज थी। औरंगजेब ने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फिर भी यह कुप्रथा जारी रही। अनेक वेश्याएं धनी तथा अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करती थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नूरबाई राजधानी दिल्ली की प्रसिद्ध वेश्या थी। वह बहुत ही धनवान थी। इस प्रकार वेश्याओं के कारण मुगल समाज पतन की तरफ जा रहा था। अगला है स्त्रियां विद्वान और प्रशासक के रूप में। स्त्रियों से संबंधित अनेक कुरीतियों के बावजूद भी मुगल कालीन भारत में अनेक विद्वान और कुशल प्रशासक स्त्रियां थीं। हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन बेगम, मीराबाई, देवल रानी, रूपमती इस काल की प्रसिद्ध कवित्री थी। तिरुमलंबा व मोहनगिरी इस युग की संस्कृत की विदुषियां थीं। मीराबाई कुमारी मोल्ला मुक्तिबाई भक्ति युग की संत थी। अहमदनगर की चांद बीबी, गोंडवाना की रानी दुर्गावती, अली मर्दान की पुत्री शाही भजी, काबुल की शासिका इस युग की प्रमुख प्रशासिकाएं थीं। इस प्रकार मुगल काल में नारी के जीवन स्तर काफ़ी अंतर था। मुगल काल में नारी के जीवन स्तर में काफ़ी अंतर था। एक तरफ उच्च वर्ग की स्त्रियों को ऊंचा जीवन स्तर तथा उनके वस्त्र, रहने सहने, खाने पीने, आभूषण, श्रृंगार आदि उच्च कोटि के थे। वे शौकीन तथा ऐशो आराम का जीवन बिताती थी। तो दूसरी तरफ निम्न वर्ग की स्त्रियों को ये सभी सुविधाएं नहीं मिली थी। सामान्य तौर पर इस युग में अनेक कुप्रथाओं के कारण स्त्रियों की स्थिति पहले की अपेक्षा हीन हो गई थी, लेकिन फिर भी संतोषजनक थी। तो बच्चों, ये थी मध्यकाल में नारी की स्थिति।